नमस्कार। तो हम आगे शुरू करते हैं गरीबी और पंचवर्षीय योजनाओं से। भारतीय संविधान 1950 में भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की व्यवस्था करने और देश को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप देने का लक्ष्य रखा गया। संविधान की राज्य नीति में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए और देश के भौतिक संसाधनों मतलब मैटेरियल रिसोर्सेस भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करे, मतलब सबको बराबर मात्रा में मिले। सरकार का ये भी दायित्व है कि वह संपत्ति के केंद्रीकरण को रोके, मतलब संपत्ति किसी एक के हाथ में ही इकट्ठे होकर न रह जाए, तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। संपत्ति के केंद्रीकरण को रोके जिससे आम लोगों को कठिनाइयाँ ना हो। हर सरकार का उद्देश्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना करना था जिसमें लोगों का कल्याण हो सके। इन सभी संवैधानिक संकल्पों का अर्थ यही है कि गरीबी को दूर किया जाए और इसका संकल्प सभी पंचवर्षीय योजनाओं में स्पष्ट और अथवा परोक्ष रूप से मौजूद है। मतलब सरकार ने ऐसे सारी चीज़ें ऐसी सरकार लेकर आए जिससे गरीबी दूर हो। लक्ष्य गरीबी दूर को ही रखा गया। उदाहरण के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि समाज के अपेक्षाकृत उपेक्षित वर्गों को आर्थिक विकास के लाभ अधिक से अधिक मिलने चाहिए। जो उपेक्षित वर्ग हैं जैसे अनुसूचित जाति या तो ऐसे लोगों को अधिक लाभ मिलना चाहिए। 9वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय और तथा समाज से के साथ साथ विकास था। 10वीं योजना आर्थिक विकास पर केंद्रित है और रोजगार बढ़ाने पर जोर दे रही है। जैसे कि पहले बताया गया है कि गरीबी के अनुपात को 2007 तक 5% अंक कम करने का संकल्प किया गया है तथा 2012 तक 11 अंक तक इसके अतिरिक्त योजनाओं में गरीबी दूर करने के लक्ष्य के संदर्भ में आम व्यक्ति तथा समाज के कमज़ोर वर्गों पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है। परंतु इस समस्या को हल करने का दृष्टिकोण तथा इसके लिए अपनाई गई कार्यनीति के अपेक्षित परिणाम निकलेंगे, इसमें संदेह है। आइए अब हम इन दो दृष्टिकोणों पर विचार करें जो पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाए गए हैं। विकासमुखी दृष्टिकोण तथा सामाजिक न्याय के साथ विकास की चर्चा से स्पष्ट होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं में इन्हें लागू कैसे किया जाए इन्हें कैसे लागू किया जाए। तो विकासमुखी दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। जो सरकार ने विकासमुखी दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि सरकार ने क्या क्या विकास के कार्यक्रम में कौन कौन से कार्य किए। प्रारंभ में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर देश की पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास पर बल दिया गया। ये सोचा गया कि तीव्र आर्थिक विकास के लाभ स्वयं ही गरीबों तक पहुंच जाएंगे और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने तथा गरीबों का वेतन और आय बढ़ जाने से उनका जीवन स्तर अपने आप ऊंचा हो जाएगा। ग्रामीण और शहरी गरीबी में कोई भेद नहीं किया गया और ये माना गया कि ग्रामीण गरीबी दूर होने के साथ ही शहरी गरीबी समाप्त हो जाएगी, कि अगर ग्रामीण गरीबी दूर हो जाएगी, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो शहरों की खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी गरीबी। इसलिए गांव में ज़्यादा वो प्रावधान किए गए। कई चीज़ लेकर आए सरकार जिससे गरीबी दूर, कई संशोधन पता नहीं क्या क्या सरकार लेकर आए, लेकिन कितना कारगर अच्छा साबित हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे। 1952 में सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजना, जैसे मैंने कहा सरकार कई नियम लेकर आए, तो सरकार लेकर आई सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की 1952 में। इस परियोजना के अंतर्गत एक क्षेत्र में विशेष में
पूरे समुदाय को समरूप लोगों की इकाई माना गया। अधिक ध्यान उनके आर्थिक विकास पर दिया जाता था। इस परियोजना में कृषि सुधार, पशुपालन, कुटीर और लघु उद्योग, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सामाजिक शिक्षा आदि कार्यक्रम चलाए गए। जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई, काश्तकारी में सुधार किया गया। जमीन और हदबंदी तथा पालतू भूमि का भूमिहीन और बहुत कम भूमि वाले किसानों में वितरण जैसे भूमि सुधार के उपायों के माध्यम से भूस्वामित्व, जो भूमि के स्वामी होते थे, भूस्वामित्व के ढांचे में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। मतलब उन लोग जिनके पास भूमि बहुत ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं भूमि सुधार लाकर, जो भूमि एक इंसान के हाथ में, सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में रह जाती थी बड़ी संख्या में भूमि, सरकार ने इसमें भूमि सुधार लेकर आए कानून, जिसके तहत सभी जो जिसके पास भूमि नहीं है उनमें वितरण किया गया भूमि का। तो इस प्रकार कह सकते हैं कई परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। इसके आगे के दशक 1960 में गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों में उन क्षेत्रों और फसलों पर अधिक ध्यान दिया गया जिनमें पैदावार की दृष्टि से उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती थी। इन कार्यक्रमों में 1960 में शुरू किया गया संघन कृषि जिला कार्यक्रम। इन्होंने काफ़ी कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कृषि जिला कार्यक्रम, और तथा 1964 में प्रारंभ किया गया संघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। पहले जिला कार्यक्रम, फिर क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। विशेष महत्व के थे ये सारे कार्यक्रम शुरू किए गए सरकार के द्वारा। और 1960 के दशक के मध्य में, मतलब 1960 में सरकार ने आधुनिक तकनीकी, मतलब टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकी, अधिक फसल देने वाले बीज, रासायनिक खाद, ट्रैक्टर, नलकूप, मतलब जैसे नल चलाते हैं, नलकूप आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से संपन्न किसानों तथा बड़े जमींदारों को ही मुख्य रूप से सहायता दी। कुछ समय बाद ये देखने में आया कि इन विकास कार्यक्रमों के अधिकतर लाभ गांवों के संपन्न वर्गों ने ही प्राप्त किए। जितने भी सरकार दे रही है, सिर्फ संपन्न लोग जिनके पास धन है, अच्छा खासा धन है, टेक्नोलॉजी से समान चीज़ें हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं, तो वही कहीं ना कहीं इसका लाभ उठा रहे हैं। भूमि सुधार के उपायों का भी बहुत कम असर हुआ। गरीबों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सच तो ये है कि गांवों तथा शहरों में गरीबी की संख्या और बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय के साथ विकास। जब ये देखने में आया कि विकासमुखी दृष्टिकोण से विकास के लाभ गरीबों तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली है, तो पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया जाने लगा। 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में, शुरुआती वर्षों में विकास का आदर्श सामाजिक न्याय के साथ विकास था। पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों, जैसे छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं है, मजदूर, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के मजदूरों के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए कि इनको आगे बढ़ाया जाए। इनके लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम जो चलाए गए वो कैसे कौन कौन से कार्यक्रम थे, तो उस पर बात करते हैं। ग्रामीण इलाकों में लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम चला। सीमांत किसान एवं कृषि मजदूर कार्यक्रम चला तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चला। जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। और 1977 में अंत्योदय की अवधारणा सामने आई। अंत्योदय का अर्थ है गांवों के सबसे गरीब लोगों का बहुमुखी विकास, कि जो सबसे गरीब लोग हैं उनका विकास की अवधारणा आई सामने 1977 में। उसी वर्ष ग्रामीण गरीबों को, विशेषकर जिन दिनों खेती का अधिक काम नहीं होता, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया कि जो लोग काम करते हैं तो उनको अनाज दिया जाएगा, अगर वेतन नहीं मिल रहा तो उनको अनाज दे दिया जाएगा, जो बहुत गरीब लोग हों उनके लिए। 1980 के इस कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। गांवों में, विशेषकर पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में विकास संबंधी विषमताएं दूर करने के लिए विशेष उपयोजनाएं शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य,
पानी का पेयजल, बिजली, सड़कें और गरीबों के लिए मकान जैसी कुछ बुनियादी सुविधाएं जुटाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। ग्रामीण युवकों की बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से 1979 में ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण टाइसेम की राष्ट्रीय योजना प्रारंभ की गई। मतलब जो गरीब हैं, जो युवा लोग हैं लेकिन गरीब हैं, ग्रामीण में रहते हैं, तो उनके लिए कई ट्रेनिंग शुरू कर गई, जैसे ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे ये सब शुरू किया गया। इसका नाम दिया गया शॉर्ट में टाइसेम दिया गया। गांवों के भूमिहीन परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मतलब कई कार्यक्रम प्रारंभ शुरू किए गए। अगर आप एग्ज़ाम में लिखना चाहें तो 2-3 पॉइंट्स में से उठा लीजिए कि कौन कौन से सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गरीबी दूर करने के लिए। ग्रामीण में, गांव के इलाकों में गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से रूल्स लेकर आई, नियम लेकर आई, कानून लेकर आई। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो इसमें इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने शुरू किया समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कई कार्यक्रम इन्होंने शुरू कर दिए। कार्यक्रम भी चल रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अपनी आय तथा संपत्ति बढ़ाने में सहायता देना है। अभी जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इसमें वेतन बढ़ाने के लिए किया गया। और अप्रैल 1989 में बेरोजगारी दूर करने के लिए जवाहरलाल रोजगार योजना चलाई गई। अब ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अप्रैल 1989 में बेरोजगारी दूर करने के लिए जवाहरलाल रोजगार योजना शुरू की गई। परंतु ये कहा जा सकता है कि देश में गरीबी की समस्या पर इन कार्यक्रमों का बहुत कम असर हुआ। तो आप समझ सकते हैं इतना सारा ये लेकर आ गए, ये रोजगार गारंटी, वो रोजगार गारंटी के लिए, लेकिन कौन कितना महत्वपूर्ण, कितना काम हो पाया है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए था। नियम का बार बार लेकर आ गए, ये स्कीम आ गई, वो स्कीम आ गई, लेकिन चल कितना रहा है इस पे कोई ध्यान नहीं। तो वही इसमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा कि गरीबी दूर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल रोजगार योजना के तहत शुरू की गई इंदिरा आवास योजना। अब घर के लिए भी योजना बना दी गई। मतलब इंदिरा आवास योजना को 1996 में स्वतंत्र स्कीम का दर्जा दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को घर बनाने में सहायता देना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई। समृद्धि आवास एक व्यापक गृह निर्माण स्कीम है जिसके तहत ग्रामीण गरीबों को आवास, साफ सफाई तथा पीने का पानी प्राप्त कराया जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को अप्रैल 1999 में घोषित किया गया था। इसने ट्रिज्म, IRDP, द्वारका आदि स्कीमों का स्थान लिया। मतलब काफ़ी सारी स्कीमें। आप इसमें से अगर आपके पास बुक होगी तो मैं आपको एक अच्छे से बता दे रही हूँ कि आप इसमें 2-3 पॉइंट्स उठा लीजिएगा बस, क्योंकि किसी के बस की नहीं है मतलब इतनी सारी स्कीम के बारे में याद करना। बस 2-3 पॉइंट्स उठा लीजिएगा बस। जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना को अप्रैल 1999 में शुरू किया गया। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम अगस्त 1995 में शुरू किया गया। मतलब काफ़ी योजनाएं शुरू की गई, पर कितनी कारगर साबित हुई है वो तो अब नज़र आ ही रहा है कितनी कारगर साबित हुई। तो आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम क्या चलाए गए। तो ग्रामीण में तो ये सारे चलाए गए, ग्रामीण रोजगार योजना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब पढ़ते हैं शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम क्या चलाए गए। शहरी गरीबों के संबंध में योजनाकारों के दृष्टिकोण में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। शुरू की पंचवर्षीय योजनाओं में शहरी गरीबी को कोई अलग समस्या नहीं माना गया था। शुरू में इसे ग्रामीण गरीबी की एक प्रशाखा मात्र माना गया था कि वहीं से आई है गरीबी, तो मतलब कहीं ना कहीं एक वही माना गया। परंतु 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस समस्या पर अलग से ध्यान दिया गया।
इस योजना में समस्या को हल करने के लिए बहुआयामी कार्यनीति अपनाई गई। इसके उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला देखा जाए तो बेरोजगार व्यक्तियों विशेषकर युवकों और महिलाओं को लाभकारी रोजगार दिलाना। दूसरा था कम वेतन वाली नौकरियों में लगे व्यक्तियों की आय बढ़ाना। अपना काम धंधा करने वालों की उत्पादकता तथा आय में वृद्धि करना। और शहरी गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षित पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं और अधिक मात्रा में उपलब्ध करना। ये सारी शहरों में योजनाएं शुरू की गई। ये तो आप लिख ही सकते हैं क्योंकि इसमें सारे इकट्ठे इन्होंने दे दिया है। इसके लिए योजना में कुछ चुने हुए शहरी क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर कुछ परियोजनाएं चलाने का प्रस्ताव किया गया। शहरी गरीबी दूर करने के विभिन्न कार्यक्रमों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो शहरी गरीबी को दूर करने के जो कार्यक्रम हैं उसको 3 श्रेणियों में विभाजित मतलब अलग कर दिया जाता है। पहला है आवास और सेवाएं, रोजगार, सार्वजनिक वितरण और पोषण। जिससे शहरी गरीबी दूर हो सकती है। आवास हो, सेवाएं मिलती हों, रोजगार हो, सार्वजनिक वितरण और पोषण बराबर मात्रा में मिले। पहली श्रेणी के कार्यक्रमों में आवास सुविधाएं जुटाना, मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार करना और बच्चों, महिलाओं तथा युवाओं के कल्याण के लिए कार्यक्रम शामिल करना। और है भारत के प्रधानमंत्री ने केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की घोषणा 15 अगस्त 2001 को की है। इसका उद्देश्य है कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे मलिन बस्तियों के निवासियों की स्थिति को सुधारना। वाल्मीकि कौन सी प्रायोजित स्कीम? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के तहत जो मलिन बस्तियों में रहते हैं उनकी स्थिति को सुधारना। राष्ट्रीय झुग्गी झोपड़ी विकास कार्यक्रम अगस्त 1996 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था शहरों की मलिन बस्तियों का विकास मतलब कि मलिन बस्तियों को दूर कर दिया जाए, अब नई चीज़ें की जाए। रोजगार संबंधी कार्यक्रम, शहरी गरीबों को लोन तथा ऋण देकर खुद का रोजगार शुरू करने के अवसर प्रदान करना। दिसंबर 1997 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ऐसी ही एक योजना है। रोजगार से संबंधित कार्यक्रम शहरी गरीबों को रियायत दरों पर ऋण देना ताकि वो अपना रोजगार कर सकें, अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें तथा उनकी कुशलता बढ़ाकर अपना काम धंधा चलाने में उनकी सहायता करने के बारे में है। शहरी गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मदद मिलती है क्योंकि वहां से अनाज, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिल जाती हैं। स्कूलों में दोपहर का भोजन देना, विशेष पोषाहार कार्यक्रम और समन्वित बाल विकास सेवाओं जैसे का सामान्य कार्यक्रमों से भी शहरी गरीब लाभ उठा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों के प्रति और अधिक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरुआत की गई। 2000 में इसके अंतर्गत 10 मिलियन गरीब परिवारों को हर महीने 25 प्रति किलोग्राम खाद्यान्न कम दामों में, जैसे गेहूं हुआ तो कम दामों में उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर। 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विपरीत असर हुआ। इस प्रणाली द्वारा वितरित अन्न पर सरकारी रियायत है जो सरकार द्वारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दी जाती है। आर्थिक सुधारों के चलते ये रियायत काफ़ी कम की गई है जिससे गरीब बुरी तरह प्रभावित हुए। इस प्रणाली के तहत अनाज की आपूर्ति करने के लिए सरकार को गेहूं तथा चावल की प्राप्ति दर बढ़ाने पड़े। इसके कारण राशन की दुकानों में इनके दाम बढ़े और जून 1997 में सरकार ने सुधारी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जगह लक्ष्यपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली को घोषित किया।
इसके अंतर्गत अलग अलग श्रेणी के नागरिकों के लिए राशन निर्धारित किया गया कि किन किन लोगों को राशन किस आधार पर मिलना चाहिए। जैसे बहुत लोग गरीब हैं, जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनको राशन और कम दाम में मिलना चाहिए। तो इन सब स्कीमों पर ध्यान दिया गया। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को पहचानने के फॉर्मूला अपनाया गया कि कैसे पहचाना जाए, तो एक फॉर्मूला अपनाया गया और सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठाने वालों की संख्या कम हो गई। मतलब पहले तो भीड़ हो रखी थी पूरी, क्योंकि सभी ले रहे थे लाभ। अब सरकार ने ऐसा फॉर्मूला निकाला कि जो सच में गरीब हैं उनको ही लाभ मिले। आगे बढ़ते हैं। इन सब नई नई योजनाओं के बावजूद हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि शहरी गरीबों के लाभ के लिए चलाए गए अधिकतर कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम हैं। केवल शहरी गरीबों की मदद करने के कार्यक्रम बहुत कम हैं। उनमें से अधिकतर कार्यक्रम आवास से संबंधित हैं। इनमें से बहुत से कार्यक्रम अभी प्रायोगिक स्तर पर है, मतलब अभी काम चल ही रहा है, अभी सोच ही रहे हैं। उनसे शहरी गरीबों की आबादी का छोटा सा हिस्सा भी लाभ नहीं उठा सकता। अनेक कार्यक्रम लड़खड़ा रहे हैं और कुछ में तो अनियमितताओं के लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी की समस्या से निपटने के लिए किए गए उपाय अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। इस स्थिति में ये प्रश्न पूछना संगत होगा, उचित होगा, सही होगा कि ऐसा कौन सा पहलू है जिनके कारण गरीबी ने आज ऐसा रूप ले लिया है कि उसे दूर करने का कोई भी प्रयास पर्याप्त नहीं लगता। मतलब सब कम ही है, गरीबी चाहे जैसी मर्जी कर लो, गरीबी दूर हो ही नहीं रही है। तो ऐसा क्या कारण है? तो आगे पढ़ते हैं, गरीबी के कारण क्या है। प्रश्न आ सकता है, गरीबी किसी तरह भी एग्जाम में जो होता है प्रश्न घुमा के दे सकता है क्वेश्चन। तो गरीबी के कारण क्या हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में सदियों से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आम लोगों की घोर गरीबी और उच्च वर्गों की संपन्नता साथ साथ विद्यमान रही है। गरीबी की समस्या हल करने में सरकार की विफलता, मतलब विफल है सरकार, गरीबी हट ही नहीं पा रही है। सरकार की विफलता के लिए जनसंख्या में बढ़ोतरी, सूखा तथा बाढ़ जैसी आपदाओं से होने वाले विनाश और लोगों के चारित्रिक दुर्बलताओं को जिम्मेदार माना जाता है। गरीबी का कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरी बात इसमें कह सकते हैं कि आपदा, सूखा और भी सारी चीज़ें, समाज एक अच्छे उसमें नहीं जा रहा है। ये सच है कि दो में आर्थिक विकास का स्तर अभी कम है, परंतु ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विकास के लाभ जनसंख्या के अमीर वर्गों ने ही स्वयं ही समेट लिए हैं। मतलब लोगों तक ये पहुंच ही नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जिन लोगों के लिए जाना चाहिए, जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उन तक पहुंच नहीं रहे, कोई और ही उठा के। तो आप समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वास्तव में भारत में गरीबी एक सामाजिक देन है, ना कि प्राकृतिक प्रक्रिया। सामाजिक मतलब समाज की देन है, प्रकृति ने नहीं ऐसा किया कि गरीब रहेंगे। क्योंकि पहले ज़माने में सब अपने लिए कुछ ना कुछ, अपने छोटे छोटे उद्योग होते थे, अच्छा जीवन चलता था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति और भी बिगड़ती गई। सामाजिक आधार पर ही ये पैदा होती है, पुष्ट होती है और जारी रखी जाती है। ये शोर सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का परिणाम है। समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक धरातल पर अलग अलग सामाजिक वर्ग, जातियों और समूहों को अलग अलग दर्जा मिला होने के कारण गरीबी अस्तित्व में आती है। गरीबी की जड़ें समाज की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में जमी हुई है। जनसंख्या, प्रकृति और मनोवैज्ञानिक के पहलू समाज की घोर असमानतावादी स्वरूप की प्रशाखा मात्र हैं। यद्यपि गरीबी को बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब उन महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी जिन्होंने गरीबी की समस्या को जन्म दिया है। तो गरीबी की समस्या को जन्म किसने दिए, जड़ें कहाँ से शुरू हुई, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आर्थिक और राजनीतिक पहलू। भारत में गरीबी की समस्या के पीछे बुनियादी आर्थिक पहलू यह है कि देश के आर्थिक संसाधनों का विभिन्न सामाजिक वर्गों और जातियों में एकदम असमान वितरण है। मतलब किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को, समाज के वर्गों में, जातियों में असमान वितरण है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में, चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, दोनों क्षेत्रों में गरीबों और अमीरों के बीच
संपत्ति तथा आय के बंटवारे में व्यापक विषमता मौजूद है, डिफरेंस मौजूद है। भूमि के स्वामित्व में अत्यधिक असमानताओं के कारण कृषि में श्रमिकों की उत्पादकता बहुत कम रहती है। बड़े जमींदार आमतौर पर कृषि उत्पादन बढ़ाने की चिंता ही नहीं करते, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं कम पैदावार से ही पूरी हो जाती हैं। छोटे और सीमांत किसान के पास इतने साधन नहीं होते, मतलब मिडल, छोटे और सीमांत किसानों के पास इतने साधन नहीं होते कि वे उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि आदानों का इस्तेमाल कर सकें, मतलब आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं, जैसे ट्रैक्टर हुआ, बीज हुए महंगे महंगे, इस प्रकार के। खेतिहर मजदूरों में बहुत कम वेतन होने के कारण ज़्यादा मेहनत करने का उत्साह ही नहीं होता। हरित क्रांति की सीमित प्रसार से व्यापक गरीबी की समस्या हल करने में कोई ज़्यादा मदद नहीं मिली है। सीमित कृषि विकास के लाभ गांवों के अमीर लोगों ने ही हथिया लिए हैं। ये सीमित विकास कृषि विकास एक स्कीम चलाई गई थी जिसमें लाभ सबको देना था, लेकिन जो लाभ मिला वो गांवों के अमीर लोगों ने ही हथिया लिए। इस प्रकार शहरों में भी आर्थिक विकास के लाभ अमीरों को ही मिले। शहरी गरीबों को बेरोजगारी, कम आय वाले अपने काम धंधों तथा असंगठित क्षेत्रों में कम वेतन वाली नौकरियों पर लगे होने के कारण बहुत कष्टपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि पैसे बहुत कम होते हैं और छोटी मोटी काम धंधों में ही अपने आप को कर लेते हैं और पैसा भी इनको बहुत कम मिलता है। मतलब कह सकते हैं स्थिति बहुत ही, क्या करें, लेकिन आगे हो भी सका। इसके अलावा राजनीतिक पहलू भी भारत में सदियों से गरीबी को बनाए रखने में सहायक रहा है। कौन? राजनीतिक पहलू। शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में राजसत्ता पर संपन्न वर्ग का नियंत्रण रहा है। जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे संपन्न है उसी का नियंत्रण है राजनीतिक शक्तियों पे या राजनीति में। इसी वर्ग के हाथ में शासन तंत्र की बागडोर रहती है। शासन तंत्र की बागडोर जो होती है इसी संपन्न वर्गों के हाथ में होती है। संपन्न वर्ग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाता है, परंतु आम लोग सदैव सत्तावहीन ही रहते हैं। तो इसमें समझ सकते हैं कैसे शक्तियाँ, जिसके पास धन है, शक्तियाँ हैं, वो तो और ही अमीर होता जाएगा और जिसके पास नहीं है वो तो नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पहलू। संस्कृति क्या पहलू है, समाज क्या पहलू है जो गरीबी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पढ़ते हैं। आम लोगों की गरीबी की जड़ें गहरी करने में जाति प्रथा एक महत्वपूर्ण पहलू रही है। जाति प्रथा एक महत्वपूर्ण पहलू रही है। जाति प्रथा का कट्टर स्तरीकरण होने से लोगों के लिए व्यवसाय बदलने पर कठोर प्रतिबंध लग गए थे। गरीब तथा छोटी जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति उसी सामाजिक स्थिति में जीता था और उसी में मर जाता था जिस उसमें जीता था वो। जाति प्रथा के कारण विभिन्न जातियों के बीच विवाह, खान पान तथा सामान्य सामाजिक मेल मिलाप में सामाजिक दूरी आ गई। जैसे कहते हैं कि छोटी या बड़ी, भेदभाव करना, छोटी जाति या बड़ी जाति ऐसे करना, तो भेदभाव करना छोटी जातियों के साथ कि पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, उनसे दूर रहना, इस प्रकार। उच्च जातियाँ सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठ समझी जाने लगी। जो उच्च जातियाँ वो अच्छी समझी जाने लगी सामाजिक दृष्टि से समाज में, और छोटी जातियों को तुच्छ, मतलब बहुत छोटा, तुच्छ माना जाने लगा। उच्च जातियाँ सामाजिक और धार्मिक विषयों में छोटी जातियों से भेदभाव बरतने लगी। जो उच्च जातियाँ थी वो छोटी जातियों से भेदभाव करने लगी, चाहे किसी भी लेवल में हो। यही नहीं, कर्म सिद्धांत में आस्था के कारण भी असमानतावादी तथा अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्था को औचित्य प्रदान किया गया है। कर्म सिद्धांत में भी इस सिद्धांत के अनुसार गरीबी पिछले जन्मों के पाप कर्मों का फल है। अगले जन्म में उज्जवल जीवन के लिए वर्ण धर्म के पालन को अनिवार्य बताया गया। इस प्रकार मौजूदा समाज व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती से बचने का योजनाबद्ध तथा पूर्व प्रबंधित प्रयास किया गया, जिसमें अधिसंख्य लोग घोर गरीबी झेलते रहे और शासक वर्ग सुखी तथा विलासतापूर्ण जीवन का आनंद लेता रहा।
गरीबी और गरीबी झेलता रहा, और जो राजा है या बड़े जमींदार हैं, बड़े बड़े किसान हैं, बिचौलिए हैं, सब अपना अच्छा खासा जीवन जीने लगे, और जिनके पास कुछ नहीं है, पैसे कम है, वो ऐसे ही अपना जीवन जी रहे हैं गरीबी में। इसके अतिरिक्त आजकल उन मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें एक व्यक्ति की निजी स्वार्थ को पूरा होने में मदद मिलती है। भौतिकवाद मानवीय मूल्यों पर हावी हो गया है। अमीरों में वशिष्ठ खर्च करके अपना सामाजिक दर्जा बढ़ाने की अंधी होड़ लगी हुई है। अपना आर्थिक प्रभाव और प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए वे इन चीज़ों और सेवाओं को उपभोग में लाते हैं, जैसे गहने, कारें, अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो ज़रूरी नहीं है लेकिन उसको दिखावे के लिए लाया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि। भौतिकवाद पर बल देने तथा स्वार्थ साधन की प्रवृत्ति से अमीरों तथा गरीबों के बीच खाई और चौड़ी हो गई है। मतलब दिखाना कि मेरे पास इतना कुछ है, मार्केट में आया नहीं खरीद लिया, और फिर दिखाना कि गरीबी अमीर, तो इससे अलगाव तथा अमानवीयता को भी बढ़ावा मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डिफरेंस तो होता है कि मैं वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, तो कहीं ना कहीं एक अंतर आ जाता है गरीबी और अमीरी में। गरीबी की समस्या पहले की भांति जारी है, मतलब ये हटी नहीं है, पहले की बहुत कम हो गई लेकिन अभी इतनी नहीं। समस्या पहले की भांति जारी है, बल्कि इसमें वृद्धि की गति और बढ़ गई है। गरीब अपने आप को घोर उपेक्षित, लाचार, अधीन तथा तुच्छ महसूस करते हैं, और उनमें उदासीनता व भाग्यवाद के भाव घर कर गए हैं कि जैसे भाग्य में होगा वही मिलेगा। तो वही चीज़ में बताया गया है कि भाग्यवाद के भाव को घर कर लिया है। उनकी आशाएं भी कम होती जा रही हैं, मतलब उनकी जो बढ़ने की वो है वो कम होती जा रही है। इस प्रकार की प्रवृत्तियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती हैं। इसलिए गरीबों के बच्चों में आमतौर पर बदलती हुई परिस्थितियों और जीवन में आए अवसरों का लाभ उठाने का उत्साह ही नहीं दिखाई देता। इस प्रकार गरीबी की समस्या और पुष्ट होती है। मतलब जिसकी कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, हर चीज़ के लिए तड़पना पड़ता हो, तो उसकी स्थिति ऐसी हो ही जाती है, भावना ऐसी मन में आई ही जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। गरीबी ख़त्म किस प्रकार होगी? गरीबी उन्मूलन। तो हमारा ये पार्ट रह गया, बस इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। गरीबी के मूल कारणों का अध्ययन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि समानता के साथ प्रगति करने में वास्तविक बाधाएं मुख्यतः हमारे संस्थाओं या राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों में हैं। भारत जैसे विकासशील देश में करोड़ों लोग घोर गरीबी से ग्रस्त हैं, और समाज कल्याण की नीति से ये समस्या हल नहीं हो सकती। मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में इस व्यापक गरीबी का उन्मूलन संभव नहीं है। सच तो ये है कि समाज में ही मौलिक परिवर्तन किए बिना यह विराट समस्या हल हो ही नहीं सकती, और इसके लिए संपत्ति को नए सिरे से बंटवारा करना होगा। बढ़ती हुई समृद्धि के लाभों का सभी वर्गों में समान वितरण करना पड़ेगा, तथा सत्ता के ढांचे को बदलकर उसमें गरीबों को ज़्यादा अधिकार देने होंगे, तभी गरीबी दूर होगी। क्योंकि जब गरीबों को अधिकार ज़्यादा दिए जाएंगे तभी गरीबी ज़्यादा दूर होगी। विकास का पूंजीवादी रास्ता अपनाने से गरीबी की समस्या और गंभीर हुई है। विकास का पूंजीवादी रास्ता अपनाने से गरीबी की समस्या और गंभीर हुई है, तथा गरीब और अमीर में अंतर बढ़ गया है। इस प्रवृत्ति को बदलकर विकास का समानतापूर्ण समाजवादी रास्ता अपनाना होगा। समानता और समाज में समानतापूर्ण रास्ता अपनाना होगा। देश को सबसे पहले उस प्रणाली को समाप्त करने पर ध्यान देना होगा जिससे असमानता और व्यापक निर्धनता पैदा हुई है। इसमें असमानता और व्यापक निर्धनता, घोर निर्धनता पैदा हुई है। वास्तव में गरीबी की समस्या समाप्त करने के लिए हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। इनके विरुद्ध जाना पड़ेगा हमें। जो आर्थिक चीज़ें हैं, जो गरीबी की जो राजनीतिक चीज़ें हैं जो आगे नहीं बढ़ने देती हैं। भूमि जोतने वाले का भूमि पर अधिकार होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए जिससे समूची अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत आ जाए। प्रबंध में कामगारों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए कि मतलब जो काम मेहनताना काम करते हैं उनकी वेतन बढ़ना चाहिए। जैसे दिहाड़ी वाले लोग हैं तो उनकी सैलरी जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बहुत कम अच्छा होगा।
प्रबंध में कामगारों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्या दूर करने के लिए आवास, सिंचाई तथा संचार जैसे विकास कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, जिनमें श्रमिकों की अधिक ज़रूरत होती है। श्रमिकों का रहन सहन बेहतर बनाने के लिए उनका वेतन बढ़ाना आवश्यक है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यक सुविधाएं सबके लिए समान रूप से सुलभ कराई जानी चाहिए। साथ ही हमें बढ़ती हुई उपभोक्तावादी संस्कृति पर रोक लगानी चाहिए। जो इसे फैशन कोई फालतू चीज़ जो भी है खरीद लिया जाता है दिखावे के लिए, कोई यूज़ में नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए, जिससे समाज पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इनसे ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के गरीबों को अपने आप को संगठित करके समाज व्यवस्था में इस परिवर्तन के लिए संघर्ष करना होगा, तभी जाके कहीं गरीबी दूर होगी। तो आपको समझ आया होगा, मैं आशा यही करती हूँ। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो थैंक यू सो मच, बाय।